हेलो स्टूडेंट्स, हम पीएटी 2019 साइंस ग्रुप बायोलॉजी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस और इसी में हम आज कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द मेन ऑर्गन दैट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू अल्कोहलिज्म इन लिवर इज बिकॉज ऑफ। अब सबसे पहली चीज तो लिवर में होता क्या है, लिवर आपका सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन है। अगर मैं बात करूं लिवर की तो लिवर बॉडी का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन है। अब वहां पे बहुत सारी चीजें चलेंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम याद रखें, ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल हमारा लिवर साइट है और बोल सकते हैं प्लेस है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के। अब ब्लड सेल्स कब बनती है लिवर में? जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में स्प्लीन, लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर हीमोपोइसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो हमारा लिवर एक और काम करता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बेटा लिवर के। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हीमोपोइसिस कराता है और अब तो ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? हमारे बोन मैरो। ठीक है, फिर विटामिन का सिंथेसिस कराता है, स्टोर कराता है। कौन से विटामिन? मेनली फैट सॉल्यूबल, ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, राइट। तो ये विटामिन को स्टोर करता है। अब बारी आई कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल इनटेक कर रहा है तो उस अल्कोहल का होता क्या है लिवर में जाके? लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। सो हमारा लिवर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करता है वो क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। तो नेक्स्ट फंक्शन इंपॉर्टेंट वाला क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है? लिवर के पास एक एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब ये क्या करेगा? इस एंजाइम का काम है मेनली अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करना और धीरे धीरे एसिटल्डिहाइड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड्स में। तो मतलब ये किस ग्रुप को फॉर्म कर रहा है? फैट्स। और धीरे धीरे अगर ज्यादा अल्कोहल इनटेक हुआ तो ये क्या करेगा? एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन, एसिटल्डिहाइड, और फिर उसके बाद क्या बना दे लग जाएगा? फैट्स। मतलब हम एक चीज बोल सकते हैं कि हमारा लिवर धीरे 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 फैट अक्यूमुलेशन कराता है, फैट्स को इकट्ठा करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा और फैट्स अक्यूमुलेशन करेगा लिवर में। इसी कारण से हेवी अल्कोहल ड्रिंकर्स में लिवर सिरोसिस नाम की दिक्कत होती है। सिरोसिस मींस सड़ने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है लिवर, राइट। तो अब हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा? इंटरफियर्स विद डिटॉक्सिफिकेशन नहीं। एक्सेस बाइल पिगमेंट्स, कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ बाइल पिगमेंट से। फैट अक्यूमुलेशन, ग्लाइकोजन स्टोरेज। अब अल्कोहल के केस में हमारा लिवर क्या करेगा? फैट अक्यूमुलेशन। याद रखना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको लिवर के बताए, राइट। नाउ jerking of knee when hit below kneecap is an example of। आप पे एकदम से आंख झपकी ना, ब्लिंकिंग हुआ ना, मतलब ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस है। गर्म पानी, ठंडा पानी एकदम से अगर आपकी बॉडी को टच करता है तो आप रिस्पॉन्स शो करते हैं और वो रिस्पॉन्स है रिफ्लेक्स। लेकिन यहाँ पर तो रिफ्लेक्स के बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, कंडीशनल रिफ्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स,
नेचुरल सेंसेशन, ये तो नेचुरल है, इसका कोई रिफ्लेक्स अंदर में। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, अब एक चीज सुने, दो मेजर कैटेगरी के रिफ्लेक्स होते हैं। कौन से? अब इस क्वेश्चन से एक रिफ्लेक्स वाला फंडा तो अपने को क्लियर होगा। अब रिफ्लेक्स क्या है? ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कैसे? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, और सीएनएस भी उस चीज को समझता है, और देन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये होगा क्या? सडन रिस्पॉन्स है, सोच समझ के नहीं करते हैं। सडन रिस्पॉन्स किसके लिए? टू दी स्टिमुलाई, टू स्टिमुलाई, स्टिमुलस के लिए सडन रिस्पॉन्स। अब देख ले फटाफट, रिफ्लेक्सेस दो प्रकार की होंगी। एक होगा सिंपल रिफ्लेक्स, ये नेचुरल है, सिंपल रिफ्लेक्स नेचुरल। एक होता है एक्वायर्ड या कंडीशनल रिफ्लेक्स। वन इज कंडीशनल रिफ्लेक्स, या फिर इसी का नाम हो सकता है दैट इज रिफ्लेक्स विच इज एक्वायर्ड, जो लिया गया है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, आपने उसे सीखा है, वो कंडीशनल रिफ्लेक्स है। कंडीशंस कैसी होती है और उसमें आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वो कंडीशनल रिफ्लेक्स है। नाउ सिंपल रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जो पैदाइशी हमें इनबॉर्न बाय बर्थ सिखाना नहीं पड़ता है। अगर आपको नेचर से कोई भी ऐसा स्टिमुलस लगता है जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, एकदम से गर्म या ठंडा, आप हाथ पीछे करते हैं, दैट इज सिंपल रिफ्लेक्स। उसमें सिखाना थोड़ी पड़ता है कि अब आप पे गर्म पानी डालेंगे, आपको हाथ पीछे करना है, नहीं। उसी तरीके से जब नी पे, नी कैप, पटेला पोर्शन पे, इसे पटेलर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी हड्डी, घुटने की हड्डी का नाम क्या है? पटेला। तो पटेलर रिफ्लेक्स भी है। अगर टैप किया जाता है, मारा जाता है उस बोन पे, तो आप एकदम से पैर पीछे करते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स। आप चल रहे हैं और एकदम से आपको ठोकर लगी, आप एकदम से पैर पीछे करते हैं, दैट इज द नी जर्क रिफ्लेक्स। क्या सिखाना पड़ता है इसे? बिल्कुल नहीं, इट इज द सिंपल रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स किस कैटेगरी में आएगा? जो पैदाइशी, इनबॉर्न हमारे अंदर है, दैट इज द सिंपल रिफ्लेक्स। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंडीशनल रिफ्लेक्स की स्टडी करी। कौन थे? इनके बारे में भी पढ़ लो अगर क्वेश्चन आ गया। साइंटिस्ट का नाम है पैवलो। इन्होंने डॉग्स में कंडीशनल रिफ्लेक्स को स्टडी किया। डॉग्स के अंदर कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या देखा? खाना सिर्फ सामने रखने से, खाने की स्मेल आने से डॉग में सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ने लगे, मतलब बोलते ना मुंह में पानी आने लगा। तो ये वाटरिंग सिग्नल, खाया नहीं अभी खाना, लेकिन अब धीरे धीरे वो हैबिचुअल होने लगा कि अब खाना आने वाला है। तो ये सीखने के बाद, कंडीशंस के बाद रिफ्लेक्स शो किया। सो पैवलो डिस्कवर्ड कंडीशनल रिफ्लेक्स इन द डॉग्स, वाटरिंग ऑफ माउथ इन द प्रेजेंस ऑफ फूड, देखने पे ही, खाया नहीं है अभी खाना। सो अब हमारा आंसर इस केस में क्या होगा? हमें पूछा गया है कि नी जर्क रिफ्लेक्स। अब इससे आपकी रिफ्लेक्स के बहुत सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नी जर्क रिफ्लेक्स किसका एग्जांपल है? सो इट इज द सिंपल रिफ्लेक्स, मतलब बाय बर्थ है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। एज अ पर्सन एजेस, which of the following tissue becomes less permeable? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, सबसे बुरा का रिंकल्स, झुर्रियां। सो ये रिंकल्स फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि आपका एक मेन टिश्यू है, मेन फाइबर लाइक सब्सटेंस, जो आपकी स्किन को टफनेस, फर्मनेस देता है, दैट इज कोलेजन। याद रखना है, तो सिंपल सी बात है। कोलेजन प्रेजेंट इन योर स्किन रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्किन को एक सपोर्ट देने के लिए। और एज के साथ साथ क्या होता है, ये कोलेजन की टिश्यूज लूज होने लगती है, दे बिकम लेस परमिएबल,
रिजिड एंड इनसॉल्युबल, और आपकी स्किन पे झुर्रियां आएंगी, रिंकल्स आने लगेंगे। सो कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज मेनली दी कोलेजन। याद रखना है इसको, क्योंकि रेटिकुलर तो नेटवर्क लाइक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। इट प्रोवाइड दी सपोर्ट ऑल्सो, एंड कहीं ना कहीं बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में भी इंक्लूडेड है। लिम्फ नोड्स में होती है, स्प्लीन में होती है। येलो इलास्टिक तो इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन्स इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन के की डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी के पहले इसका नाम तो देख ले। विटामिन के को हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल नेम, दैट इज फाइलोक्विनोन इज विटामिन के। विटामिन के इज एंटी हिमोरेजिक विटामिन। मतलब हिमोरेज मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। हेमरेजेस क्या होते हैं? ब्लीडिंग होना, और इसको रोकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। लेकिन अगर इसकी कमी है तो मतलब कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड पे कोई फर्क पड़ेगा? एस्कॉर्बिक एसिड क्या है भाई? विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन के का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एसिटाइल कोलिन क्या है? दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। प्रोथ्रोम्बिन, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ते हैं ना, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन वगैरह वगैरह, सब कुछ सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है विटामिन के से। ये तो हमारी एनर्जी करेंसी है। मतलब अगर हम देखने लग जाए कि विटामिन के अगर कम हुआ तो कहां पर ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा? दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। याद रखना, विटामिन के अगर रिड्यूस हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन लेवल पे सबसे ज्यादा। अल्टरनेट नेम फॉर एसटीडी। एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। मतलब ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती हैं। अगर एक हेल्दी पर्सन का सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ विद द इन्फेक्टेड पर्सन, क्यों? क्योंकि ये सीमेन से, विजाइनल डिस्चार्ज से, बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो एसटीडी के दूसरे नाम हम और भी पढ़ लें। इट इज ऑल्सो नोन एज, पेल्विक पोर्शन पे अफेक्ट करती है, सो पेल्विक इंफ्लामेटरी diseases, pelvic inflammatory diseases, that is PID। फिर RTI क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अरे नहीं, जहां पर है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जहां पर है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या फिर वेनेरल डिसीजेस, या फिर वेनेरल डिसीजेस। सबसे कॉमन इसमें जो बीमारियां आती है वो आती है हर्पीस सिम्प्लेक्स, जो हर्पीस वायरस से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा कौन सी बीमारी कराता है? जेनिटल वॉर्ड्स। बैक्टीरियल डिसीजेस कौन सी है? सिफिलिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस। ये सारे एग्जांपल्स विद कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो एसटीडी का दूसरा नाम, हमने तो तीनों पढ़ लिए। ठीक है, अब इस ऑप्शन में से चुने वेनेरल डिसीजेस, राइट। नेक्स्ट, Alzheimer's disease is associated with by which neurotransmitter? अब Alzheimer में होता क्या है? एक्चुअली इसमें धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है, मेमोरी डिग्रेडेशन, धीरे धीरे क्या होता है? चीजें भूलने लगता है पर्सन। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एक चीज याद रखना, दिस इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, सो Alzheimer इज ओल्ड एज डिसऑर्डर। अक्सर ये 40 के बाद ही देखने को मिलता है। ग्लूटामेट ये न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन इसकी कमी से नहीं होता है, राइट।
नॉरएफ्रिनेफ्रिन ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये कैसा है, एक्साइटेटरी। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइट करता है, इसकी एक्शन याद रखें, एक्साइटेटरी। एसिटाइल कोलिन के दोनों एक्शंस है, इनहिबिटरी भी है और एक्साइटेटरी भी है, राइट। सो इनहिबिटरी भी इफेक्ट होता है, टारगेट एक्शंस पे अफेक्ट करता है, मतलब डिपेंड करेगा कि कहां पर ये काम कर रहा है, एक्साइटरी और एक्साइटेटरी जो भी है, समझ लेना। अब एसिटाइल कोलिन क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे इसके काम अलग रहेंगे, कैसा इफेक्ट है। सो एक चीज याद रखें कि एसिटाइल कोलिन में अगर कमी आ रही है सो बीमारी का नाम क्या है, अल्जाइमर्स। और हमारा एसिटाइल कोलिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूरो ट्रांसमीटर, याद रखना बेटा, ठीक है। इट इज द फर्स्ट डिस्कवर न्यूरो ट्रांसमीटर। सेरोटोनिन क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सो हमारा क्वेश्चन तो था रिलेटेड विद अल्जाइमर, सो अल्जाइमर से रिलेटेड है एसिटाइल। There are 12 pairs of ribs in man, of which dash are false. अब भैया ये रिब्स वाला फंडा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिब्स में कितने पेयर ऑफ रिब्स ट्रू है, फॉल्स है, क्यों है, ये सारी चीजें याद रखिए, फटाफट रिकॉल करते हैं हम। अगर मैं बात करूं टोटल कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर्स। इन 12 पेयर्स में से 1 to 7th पेयर, 1 से 7 जोड़ी रिब्स को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। क्यों ऐसा, बिकॉज ये आगे और पीछे दोनों से अटैच्ड है, पीछे से अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से, बिकॉज पोस्टीरियरली अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे से डायरेक्टली अटैच्ड है स्टर्नम से, तो ये ट्रू रिब्स है। अब बात करें 8, 9, 10 पेयर, इनको क्या बोलेंगे, दीज आर फॉल्स रिब्स, बिकॉज ये पीछे से तो अटैच्ड है वर्टिब्री से, बट आगे से स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, दे आर अटैच टू 7th रिब। और किसकी मदद से अटैच्ड है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। 11th and 12 ये तो बेचारे हवा में ही है, फ्लोटिंग। क्यों, बिकॉज ये पीछे से तो अटैच्ड है, एंटीरियरली फ्री है, आगे से क्या है, एंटीरियर पोर्शन इनका फ्री, कहीं पर भी अटैच नहीं है। डन, ये इंपॉर्टेंट फीचर। सो हमारा आंसर होगा कितने पेयर्स फॉल्स रिब्स है, तो फॉल्स में अपन ने सिर्फ कितने पढ़े अभी, 8, 9 and 10, 3 pairs of ribs। आंसर होगा 3 pairs। नेक्स्ट इज persons who have O blood group can receive blood only from O blood group, give the reason। अब इसका रीजन ये समझे कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्वेश्चन सॉल्व करें, एक फंडा दिमाग में रखें कि जो रिसीवर है या फिर रिसिपिएंट है, उसका आप क्या देखोगे, एंटीबॉडीज। इससे आपके कभी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जो डोनर है, देने वाला ब्लड ग्रुप, उसका आप क्या देखोगे, अरे भाई बाहर से आपकी बॉडी में क्या आता है, एंटीजेंस, तो डोनर का हम देखेंगे एंटीजेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल सिर्फ ओ से ही क्यों ले सकता है, क्योंकि अगर ओ इंडिविजुअल वाले को ब्लड ग्रुप लेना है तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर आप क्या देखोगे, एंटीबॉडीज। अगर वो रिसीवर है तो हम बात करें ओ में कौन सी एंटीबॉडीज होती है, एंटीजन तो निल है, और एंटीबॉडीज हो जाएगी उसमें ए एंड बी, बोथ, दोनों एंटीबॉडीज है, मतलब चाहे एंटीजन ए आए तो भी मानना, चाहे एंटीजन बी आए तो भी मानना। लेकिन अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड डोनेट कर रहा है
तो इसके अंदर नो एंटीजेंस। अब एंटीजेंस नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अब इसके ऑप्शंस देख ले। दे आर यूनिवर्सल डोनर्स, नहीं, ठीक है, बट दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दे हैव बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज, दे हैव बोथ ए एंड बी एंटीजेंस, दे हैव नो एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज नहीं है क्या? अरे एंटीबॉडीज अगर नहीं होती ना ओ के पास तो वो तो सभी से ब्लड ले सकता था, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट बन जाता। और यूनिवर्सल डोनर देखिए क्या है इसका आंसर, दे हैव बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज। इसीलिए ये स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ भैया हमें सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है, हर कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास दोनों एंटीबॉडीज है और जो ओ वाला देगा उसके पास एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होना। ध्यान से, ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। The shortest duration of muscle contraction is exhibited by, सबसे छोटा सा मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत क्विक कॉन्ट्रैक्शन कौन दिखाता है? आईलिड्स। लिंक करते हो आईलिड्स, सबसे जल्दी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। Blood components are prepared in blood transfusion centers, which is not such a product. अब भैया आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स में ब्लड के वो कंपोनेंट्स बनाना है जो आपकी ब्लड में अक्सर उसकी जरूरत पड़ती है, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं इतने ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर में नहीं बनाया जाता? तो एक सिंपल सा फंडा याद रखें, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की भी जरूरत पड़ती रहती है, प्लेटलेट्स भी जरूरत पड़ती है। कौन सी बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होता है? डेंगू। प्लाज्मा की जरूरत भी पड़ेगी, लिक्विड कंटेंट है, लेकिन डब्ल्यूबीसी आर्टिफिशियली या फिर लेबोरेटरीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स में नहीं बनाया जाता, तो इसको याद रख लें, व्हाइट सेल्स। पैथोजेनिसिटी ऑफ डैश कैन बी सप्रेस्ड यूजिंग इंटरफेरॉन। हमेशा याद रखना, जैसे एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया होती है, एंटीबायोटिक्स क्या होगी? एंटीबायोटिक्स ये अगेंस्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। उसी तरीके से आपका इंटरफेरॉन्स दिया जाता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड विथ वायरस। अगर वायरस का इन्फेक्शन है बेटा तो इंटरफेरॉन याद रखना, है ना, ये फंडा। इंटरफेरॉन रिलेटेड विथ एंटीवायरल ड्रग्स। एक वायरस, as one ages the immunity of our body decreases। उम्र के साथ साथ हम अक्सर बोलते हैं बुढ़ापा आ गया है, अब तो खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऐसा क्या है आपकी बॉडी में जो एज के एडवांसमेंट्स के साथ डिग्रेड होता है? तो एक ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज, अगर मैं बात करूं थाइमस की, तो थाइमस क्या करवाता है? बॉडी इम्यूनिटी। अरे भाई, बोन मैरो थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है जहां पर एंटीबॉडीज डिफरेंशिएट होगी, मैच्योर होगी प्रोडक्शन के बाद। तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है कैसी इम्यूनिटी के लिए? बी टाइप एंड टी टाइप। और बी टाइप इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, इसलिए अपन इसे बोलते हैं एएमआई, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी क्या करती है? खुद सेल एनगल्फ करती है पैथोजेंस को, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएमआई, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो याद रखें, इम्यूनिटी के लिए कौन सा ग्लैंड काम करता है? थाइमस। और उम्र के साथ साथ थाइमस डिग्रेड होने लगता है, सो आंसर होगा हमारा थाइमस डीजेनरेशन। The actual site of attachment of spindle to chromosomes, ये याद रखें, कहाँ पर क्रोमोसोम स्पिंडल से अटैच होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
एक्चुअली बेटा ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान ले ये हमारा क्रोमोसोम है, ये क्या होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस में ये जो सेंट्रोमियर है, हम अक्सर बोलते थे सेंट्रोमियर से अटैच होता है, स्पिंडल से नहीं। सेंट्रोमियर के आसपास आप समझे एक डिस्क लाइक पोर्शन होगा, राइट। इसके आसपास एक ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसकी मदद से हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स, ये उससे अटैच होता है। दिस अटैचेस विद स्पिंडल। तो आपका आंसर होना चाहिए ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और इसको बोलते क्या है, काइनेटोकोर। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटोकोर, राइट। सो ना तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ना प्राइमरी, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट सेकेंड, ना टिप ऑफ द क्रोमोसोम, कहां से अटैच होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहां प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर के आसपास। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, ये सिंपल सी चीज है। बोन मैरो में जब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है इन जनरल, उसे हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। दिस इज ब्लड सेल फॉर्मेशन। थ्रोम्बो नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज रिलेटेड विद प्लेटलेट्स। ल्यूकोपोइसिस रिलेटेड विद WBC, एरिथ्रोपोइसिस रिलेटेड विद RBC, ठीक है। सो हमारा आंसर इसका हो जाएगा हीमोपोइसिस। बोन मैरो कब, बर्थ के बाद, अदरवाइज बिफोर बर्थ स्प्लीन, लिवर, यॉर्क सैक, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं हीमोपोइसिस। A pair of the same chromosomes, one belonging to the maternal and the other belonging to the paternal, मतलब मदर से एक क्रोमोसोम आया, फादर से एक क्रोमोसोम आया, और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अरे भाई गैमीट्स का एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, और ऐसे क्रोमोसोम्स जो दिखने में सिमिलर है, सेम इन मॉर्फोलॉजी, सेम जीन्स कैरेक्टर्स के लोकस पे प्रेजेंट है, उन्हें हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलॉग अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक और टर्म यूज करेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, तो किसके बीच में होगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दोनों हैं अपनी सिस्टर्स, नहीं नॉन सिस्टर्स। सिस्टर्स तो अगर आपका ये एक है, पेरेंट एक है, तो ये दोनों सिस्टर्स हो गई, दिस बोथ, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम को बिलोंग कर रही है, सो दिस इज नॉन सिस्टर, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो मटेरियल एक्सचेंज होगा जब नॉन सिस्टर में, तभी तो काम का है। सिस्टर क्रोमैटिड्स में कौन से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और कौन सी स्टेज में एक्सचेंज होता है, ये एक और क्वेश्चन बनता है, दैट इज पैकिटिनी, याद रखिए, पैकिटिनी स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, जो सेम दिखते हैं और सेम कैरेक्टर्स के लिए जीन्स कंसीडर करते हैं। एरिथ्रोसाइटोपेनिया लीड्स टू, अरे यार क्या बात कर दी, ये क्या है, सुने, आउटनंबर्ड आरबीसी, मतलब अगर आरबीसी का नंबर बढ़ना है तो वो क्या होता है, डिक्रीज इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, जैसे एनीमिया, ठीक है। अब डिफेक्टिव आरबीसी के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। इम्प्रॉपर मैच्योरेशन, अगर विटामिन C12, साइनोकोबालेमिन, इन सब विटामिन की अगर कमी हो रही है तो आरबीसी में मैच्योरेशन में दिक्कत आती है। तो ये टर्म याद रख लें कि अगर पीनिया मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीनिया, लो, लो, जहां भी ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब लो, सो डिक्रीज इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, इस कारण से अनीमिक कंडीशंस आती है। Homologous chromosomes are undergoing synapses. Which of the following chromosomal mutations is likely to happen? अब बच्चे साइनेप्सिस में क्या होगा, ये जो साइनेप्सिस दिया है इसका मेन क्या होगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। साइनेप्सिस किस में होगा, जाइगोटिनी स्टेज में, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो अब याद रखना
ये पेयरिंग में क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पास में आ जाते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है इसमें क्या होगा, अब भाई कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है, अब कुछ ऐसा डिफेक्ट हुआ कि एक पोर्शन एक आर्म का डिलीट हो गया, अब डिलीट होके दूसरे आर्म में लग गया, तो क्या होगा, डुप्लीकेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं एक जो अपनी आर्म थी बेचारी जो बहुत अच्छी, ये दो थे होमोलोगस पेयर्स, ठीक है, ये ऐसे बना ले, डायाड, बायोवेलेंट, टेट्राड, ये चार आर्म्स है ना, तो टेट्राड, और डायाड मतलब इनिशियल जो एक एक आर्म से आप ले रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मान लो ये पोर्शन ये बेचारा डिलीट हो गया, अभी डिलीट होने पर यहां से गायब हो गया, और फिर क्या बनाया, ये इतना, ये यहां से डिलीट हो चुका है, और दूसरे में ये अटैच हो गया, ये देखो, तो अभी डिलीट हो गया एक आर्म से, और दूसरे आर्म में क्या हुआ, अटैच। या फिर ये भी बात कर सकते हैं कि सेम आर्म्स में डिलीट होके और फिर डुप्लीकेट हो गया, दूसरे आर्म में अटैच हो गया। सो इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें होगा क्या डिफेक्ट, दैट इज डिलीशन भी हुआ और डुप्लीकेशन भी, टूटा है कटा है तो कहीं और तो जुड़ेगा। सो हमारा एक्सप्लेनेशन बताता है हमें कि इसका आंसर होगा डिलीशन एंड डुप्लीकेशन, मतलब एक आर्म क्लीव हुआ, कट हुआ और फिर डुप्लीकेट होके दूसरे आर्म में लग चुका। द कलेक्टिव नेम फॉर LH एंड FSH, ये तो याद रखना है। देखो LH और FSH को हम कॉमनली कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन से, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन कराता है फीमेल्स में, और मेल्स में एंड्रोजन का सिक्रीशन कराता है लीडिक सेल्स से। FSH स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में, और फीमेल्स में oogenesis फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। ये तो पता है क्योंकि ADH एंटी डायूरेटिक, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है पीछे की तरफ, एंटेरोगेस्ट्रॉन ये गैस्ट्रिन हार्मोन है, गोनाडोट्रोफिन्स, सोमेटोट्रोफिन दिस इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। इन बायोटेक डैश इज यूज्ड टू इंड्यूस रूट ट्यूमर्स, याद रखना है TI प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब दो बैक्टीरियाज हमारे बहुत काम के हैं, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ये देखो दोनों में से आंसर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। तो अक्सर हम बायोटेक में पढ़ते हैं ट्यूमीफेशियंस के बारे में, लेकिन एफिशिएंटली ज्यादा अगर हम बात करें एफिशिएंसी किसकी है तो आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। Name the gene which synthesizes a repressor. अब ये किसने दिया, लैक ऑफेरॉन मॉडल गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड, ये साइंटिस्ट भी याद रखें, जैकब एंड मोनार्ड। ये क्या बताता है, दिस एक्सप्लेन मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड, दिस एक्सप्लेन कैसे बैक्टीरिया में लैक्टोज डाइजेशन होता है। तो वो पूरा लैकोपेरॉन कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कौन सा सीक्वेंस याद रखें, ओपेरॉन लिखते हो ना, ओपेरॉन इसके इन अल्फाबेट्स को रपो को उल्टा लिख दो, मतलब RPO, और फिर आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स जिसका नाम है ZYA, इनके अपने अपने एंजाइम्स हैं, उनकी फंक्शंस आपको पढ़नी। R इज दी रेगुलेटर जीन जो कंटिन्यूसली एक ही काम है, इसको कुछ नहीं सिखाया बचपन से, बस एक ही काम आता है कि रेगुलेशन करना, रिप्रेसर प्रोटीन निकालते जाना, और रिप्रेसर प्रोटीन को बस एक चीज दिखती है, ऑपरेटर को ब्लॉक करना, जैसे निकला ऑपरेटर को ब्लॉक करना। अगर ऑपरेटर ब्लॉक हुआ तो
प्रमोटर से निकलने वाला आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड नहीं हो पाएगा। स्लाइड नहीं हो पाया तो स्लाइड करके स्ट्रक्चरल जीन्स तक सिग्नल नहीं ले जा पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, डाइजेशन नहीं होगा। और क्यों होगा? जब लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं है तो किसका डाइजेशन करेंगे? तो अगर लैक्टोज नहीं है तो सिस्टम रिमेन्स ऑफ। आपको इसको इंड्यूस करना पड़ता है, ये नेगेटिव रिप्रेसर है, ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कंसेप्ट है। इसीलिए याद रखें हमेशा रेगुलेशन का काम कौन करेगा? रिप्रेसिव प्रोटीन कौन सिक्रीट करता है? रेगुलेटर जीन। ऑपरेटर का तो आपको काम देख लिया अभी आपने। दोनों मॉडल्स याद रखने, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। स्ट्रक्चरल जीन्स ZY हमेशा एंजाइम्स बनाएंगे, कब? जब उनको आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा। कहां से? प्रमोटर जीन से। प्रमोटर जीन कैसे निकालेगा? जब ऑपरेटर ब्लॉक नहीं होगा। तो ब्लॉक कब नहीं होगा? जब लैक्टोज अवेलेबल है, क्योंकि लैक्टोज क्या करती है? उस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना के उसको रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स में बदल देती है, और फिर वो ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं करता, और फिर आसानी से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से निकल कर जाता है कहां पर? स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर मैंने पूरी कहानी बता दी रिगार्डिंग द लैक ऑपेरॉन मॉडल। तो रिप्रेसर प्रोटीन कौन निकालता है? रेगुलेटर। As per Mendelian monohybrid cross, when the garden pea with axial flowers, मेंडल के 7 कैरेक्टर्स, जो मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया वो याद होना चाहिए। यहाँ पर एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रेसेसिव है। तो अब एक फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या देखा था कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस किया था, ये टॉल हाइट और ड्वार्फ हाइट देख रहे हैं हम, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस कराया होमोजाइगस रेसेसिव से, सो जो पहली प्रोजेनी या फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी मिलेगी उसमें सारे प्लांट मिलेंगे टॉल। मतलब क्या है? अरे डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सारे एक्सियल फ्लावर्स दिखे सिर्फ 100%, तो आपका कौन सा ट्रेट दिख रहा है? डोमिनेंट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, याद रखना ये चीज, आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियेज मतलब डीएनए को स्पेसिफिक साइड पे काटने वाले, क्लीव करने वाले, या फिर एक्सोन्यूक्लियस। ये देखते हैं पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलियोंड्रोमिक, पैलियोंड्रोमिक क्या होता है बेटा? जो आगे से पीछे से एक जैसा, जो आगे से भी सेम, जैसे हम पढ़ते हैं ना गेट, उल्टा लिखोगे क्या होगा? गेट। ठीक है, गेट पे टीसी खड़ा है, याद रखना है, गेट पे टीसी खड़ा है, नीचे भी वही ऊपर भी वही, तो इसे क्लीव करता है। ठीक है, और स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स, ये सब याद रखना है, प्रोडक्शन होता है इन एंजाइम से। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ से निकलता है, दैट इज बैक्टीरिया से, फंजाई से नहीं, प्लाज्मिड से नहीं, ना तो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया है? नहीं, वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करे। Nomenclature of enzyme is done on the basis of, याद रखें एंजाइम का क्लासिफिकेशन मेनली ये 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है एंजाइम, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से रिएक्शन को वो करवा रहे हैं, टाइप ऑफ एंजाइम, टाइप किस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। तो इसके टर्म्स याद रखने हैं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में कराता है, अगर किसी ग्रुप को ट्रांसफर कराता है ट्रांसफरेस, अगर किसी सब्सटेंस को तोड़ता है लाएज, अगर पानी के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को तोड़ता है हाइड्रोलाइज।
अगर किसी दो इंडिविजुअल यूनिट्स को जोड़ता है लाइगेज, अगर आइसोमर्स बनवाता है आइसोमरेज। एक और क्या रह गया, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, डायज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज। और क्या है, टोटल आपकी जो ये कैटेगरीज है आपको सारी याद रखना है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन इनमें से क्या होना चाहिए, द टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट कैटेलाइज। तो ठीक है, तो ऐसे 5 से 6 आपके एंजाइम्स की कैटेगरीज है जो आपको याद रखना, राइट। व्हाट आर द रिप्लेसिंग बोन्स। अब देखो इनका नाम है, रिप्लेसिंग हड्डियों को हम बोलते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस मतलब ये किससे बनी है, इनिशियली एम्ब्रियोनिक लाइफ में कार्टिलेज थी, वो रिप्लेस होने के बाद बना देती है बोन्स। तो रिप्लेसिंग बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स, ये एक ही बात है। अब ऑसिफिकेशन मतलब बोन का फॉर्मेशन कार्टिलेज से। जो टेंडन से बनी होती है उन्हें बोला जाता है सिसमोइड बोन। सिसमोइड बोन जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है। बोन्स फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नहीं ये ऑप्शन भी नहीं होगा। विसरल ऑर्गन्स में जो हड्डियां होती हैं ये याद रखनी है आपको, ऑस पेनिस, जैसे बैट के या कार्निवोर्स के पेनिस में मिलने वाली बोन्स, ऑस पेनिस। ऑस पाल्पेब्री, ऑस पाल्पेब्री ये किस में मिलती है, क्रोकोडाइल की आईलिड्स में। ऑस कॉर्डिस डियर के हार्ट में। दिल में भी हड्डी होती है, अरे सब पॉसिबल है बायोलॉजी में। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आपसे सिर्फ पूछा गया है कि रिप्लेसिंग बोन्स कैसे बनती है। सो बोन्स फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जब अपन एक बैक्टीरिया बनाते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड रहता है और एक सर्क्यूलर सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड में होते हैं कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स और प्लाज्मिड की सेल्फ ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बायोटेक में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है बायोटेक के अंदर, ठीक है। सो फेज डीएनए नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा तो क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, प्लाज्मिड आंसर होगा। कॉस्मेट्स भी नहीं है। कॉस्मेट्स क्या होता है, जब लैम्डा फेज के साथ प्लाज्मिड एक्टिविटी आप शो करते हैं। सो आंसर विल बी प्लाज्मिड्स, ठीक है।